अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। देन व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को। द प्रोसेस इन विच द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग सेम और डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जीज intermix to give equal number of degenerate orbitals having same shape and energy means hybridization। हाइब्रिड का मतलब क्या है? हाइब्रिड का लफ्ज़ी मतलब ही है ब्लेंड, मतलब आपके पास एक से ज़्यादा तरह की चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं और उनके नतीजे में कोई तीसरी चीज़ बने। ऐसा प्रोसेस जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी आपस में या तो शेप्स और एनर्जी सेम हो या फिर डिफरेंट शेप और एनर्जीज वाले ऑर्बिटल्स वो इंटरमिक्स करते हैं और हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बनते हैं। मींस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के जितने ऑर्बिटल्स आप मिक्स करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, प्रोडक्ट के अंदर आपके पास उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। आप रिएक्टेंट के अंदर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स से मुख्तलिफ होंगे, शेप के हवाले से भी और एनर्जी के हवाले से भी। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्यों कहते हैं? एक्चुअली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी शेप्स और एनर्जीज एक जैसी होती हैं, लेकिन आप जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स कर रहे थे, जिन्हें हम रिएक्टेंट ऑर्बिटल्स कह रहे हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिन्हें आप आपस में मिक्स कर रहे हैं, उनमें से कुछ तो सेम होंगे और कुछ एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो कुछ सेम होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट के अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे होते हैं शेप और एनर्जी के हिसाब से। अब हम ये देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहली चीज़, हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। एक्चुअली हम हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ रहे हैं कार्बन के अंदर, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें 1s2 2s2 2px1 2py1। यहाँ पे देखने से हमें ये पता चलता है कि कार्बन के अंदर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखने के बाद हमें ये पता चलता है, तो इसका मतलब है कि कार्बन को दो बॉन्ड बनाने चाहिए, कार्बन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, इसे डाई वैलेंट होना चाहिए। लेकिन चूँकि हम पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ के आए हैं कि कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंट है, और ये हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी साबित करती है कि कार्बन कैसे टेट्रा वैलेंट है। अब हम ये देखेंगे पहले स्टेप के अंदर, तो हाइब्रिडाइजेशन करवाने से पहले फर्स्ट स्टेप है, इसके अंदर ये होता है कि 2s से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 2p में चला जाता है। एक्चुअली 2s की एनर्जी कम होती है, यहाँ पे आपको एनर्जी लेवल दिखाया गया, 2s कम एनर्जी पे है, तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन को 2p में जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। वो एब्जॉर्ब करता है, यहाँ से यहाँ चला जाता है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाता है तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में चला गया, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया। अब क्या हुआ है, हमारे पास ये जो आफ्टर एक्साइटेशन फॉर्म बनी है, इसके अंदर कार्बन के 2s के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन रह गया है, 2p के अंदर भी 2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन पहले ही था, 2py के अंदर भी, और अब 2pz के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। और अब आपको ये नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे और दोनों की स्पिन हमेशा एक ऑर्बिटल के अंदर मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो वहीं पे मौजूद रहा है, दूसरा जो अपोजिट स्पिन वाला था वो यहाँ पे आ गया। इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसका मतलब है कि कार्बन टेट्रावैलेंट है, इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। लेकिन इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में मौजूद है और 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो p ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद है। तो अब p की शेप s से डिफरेंट होती है, p की एनर्जी भी हमें ऑब्वियसली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एनर्जी s से डिफरेंट है। तो क्या होगा,
एस और पी ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल से पढ़ा था और वहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन किन कंपाउंड्स में होती है, क्यों होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बनता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को डिटेल से पढ़ेंगे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है एक्चुअली, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स, 1s and 2 p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू गिव 3 डीजनरेट ऑर्बिटल्स। ऑब्वियसली जब 3 ऑर्बिटल्स, जैसे एक स्केयर इसके ऊपर लगाया हुआ है हमने, ब्लू कलर का स्केयर है, वो ये शो कर रहा है कि ये 3 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं। तो जब ये 3 ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी 3 ही होंगे। लेकिन यहाँ पे इन 3 में से एक की एनर्जी और शेप डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे 3 के 3 की शेप और एनर्जी सेम है। उसके बाद जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एज इट इज़ मौजूद रहेगा। मीन्स यहाँ पे हमारे पास 2p ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया, और जो तीसरा p ऑर्बिटल है वो अनहाइब्रिडाइज्ड पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो इसे हम डिटेल से देखते हैं। हमारे पास एक्चुअली 3 टाइप्स हैं हाइब्रिडाइजेशन की। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन को, जिसका थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू पीछे दिया है। पहले हम डिफ़ाइन करेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। ऐसी हाइब्रिडाइजेशन की टाइप जिसके अंदर एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं और हमारे पास बनता क्या है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऑब्वियसली जब टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे तो हमारे पास 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। लेकिन उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नाम क्या होंगे, sp2 sp2 sp2। और वो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स शेप और एनर्जी के हिसाब से एक जैसे होंगे, इसलिए हम उन्हें कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो आगे हम इनकी पिक्चर्स भी देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर हम कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन पढ़ें तो हम फिर कहेंगे कि कार्बन के वो वाले कंपाउंड्स जिनमें कार्बन जिनमें कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा हो। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने डिफरेंट केस पढ़ा था, वहाँ पे सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स थे। लेकिन यहाँ पे कार्बन अगर एक पाई बॉन्ड बना रहा हो, वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है उन्हें हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो उनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। कैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से पाई बॉन्ड बनता है ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखें, हमने जो डेफिनेशन की थी कि एक s और 2 p आपस में इंटरमिक्स होंगे, तो हम s लेते हैं। s की क्योंकि कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन p जो है वो x एक्सिस के अलॉन्ग होता है तो इसे px कहते हैं। दूसरा p y एक्सिस के अलॉन्ग है, इसे py कहेंगे। एक s और 2 p आपस में इंटरमिक्स होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में। ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये, लेकिन ये देखें यहाँ पे पिछले केस में हमने देखा था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे वो एक्सिस के दरमियान में मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो अलोंग द एक्सिस मौजूद है। इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि ये प्लेन के अंदर मौजूद है। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मौजूद है, दूसरा एक्स प्राइम के अलॉन्ग मौजूद है और तीसरा वाई प्राइम के अलॉन्ग मौजूद है। तो हमें एक्सिस का क्योंकि पता है, एक्स एक्स प्राइम, वाई वाई प्राइम, जी जी प्राइम। एक्सिस की हम बात करते हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, एक एक्स प्राइम के अलॉन्ग है और एक वाई प्राइम के अलॉन्ग है। तो ये तीनों जब आपस में कंबाइन होकर इकट्ठा हम इन्हें शो करते हैं कार्बन के अलॉन्ग, तो ये इसी तरह से रहेंगे, एक एक्स के अलॉन्ग, एक एक्स प्राइम के अलॉन्ग और तीसरा जो ये वाई के अलॉन्ग है। यहाँ पे वाई प्राइम के अलॉन्ग है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड एंगल बन रहा है, वैसे तो हमें लगता है कि एक्स और वाई के दरमियान 90 डिग्री एंगल है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये वाई प्राइम पे लाई कर रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल, लेकिन ये है तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, तीनों प्लेन के अंदर, इन प्लेन। एक्स और वाई एक्सिस हमारे पास इन प्लेन होते हैं, तो हमारे पास ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन प्लेन लाई कर रहे हैं। तो इन तीनों को कंबाइन करने से हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। एक ट्राइगोन बन रही है, 3 कॉर्नर्स बन रहे हैं, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर।
लेकिन हम ये देखते हैं कि इसकी ज्योमेट्री क्या होती है। हम इसे लिखेंगे स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद कि हमारे पास ज्योमेट्री के अंदर जो शेप बन रही है वो ट्राइगोनल प्लेनर है और बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री का है। अब आप ये देखें कि ये आपके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे जो पीछे बने हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा और तीसरा। ये चीज़ मैंने डिटेल में बनाई थी कि जो क्योंकि पी ऑर्बिटल जो हैं वो डम बेल शेप के हैं, ये डम बेल शेप है हमारे पास पी ऑर्बिटल की। लेकिन जब पी ऑर्बिटल का वो वाला हिस्सा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, या तो लेफ़्ट वाली लोब में चांसेस ज़्यादा होते हैं या राइट वाली लोब में चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमने क्या किया, हमें जिस लोब के अंदर लगा कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज़्यादा है, हमने उस लोब को ब्लू कर दिया। तो ब्लू कलर वाली लोब अगर मिक्स होगी एस के साथ और दूसरे वाले पी के ब्लू पोर्शन के साथ, तो हमारे पास ब्लू वाली साइड जो है ये स्वेल कर जाएगी, थोड़ी मोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एस करैक्टर भी आ गया और एस का जो है वो हमारे पास स्फेरिकल शेप होती है। तो सिर्फ अलोंगेटेड होने के साथ साथ इसके अंदर एक स्फेरिकल नेचर भी आ गया, थोड़ी सी सॉलिड स्ट्रक्चर आ गया, थोड़ा स्फेरिकल स्ट्रक्चर आ गया। तो हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। इन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नाम क्या है? sp2 sp2 sp2। लेकिन ये हम अगली पिक्चर में देखते हैं। ये हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, इनको तीनों को हम नाम देते हैं 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लेकिन अब ये देखें कि आपने वो पी ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया वो तो एज इट इज़ अपने एनर्जी लेवल पर ही मौजूद है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो वैसे पी के हिसाब से कम होती है, एस से ज़्यादा होती है और पी से कम होती है। तो अब ये देखें, लेकिन इस पी की एनर्जी तो ज़्यादा ही रहेगी क्योंकि ये अपनी जगह पे मौजूद है, इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, इसके साथ एस मिक्स नहीं हुआ। तो ये पी ऑर्बिटल एज इट इज़ मौजूद होगा। पहले तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसा कि हम पीछे भी पढ़ के आए हैं लास्ट लेक्चर के अंदर, कि जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो अपने आप को सेंट्रल एटम के गिर्द अरेंज कर लेते हैं एट मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है प्लेन के अंदर, ये तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पे एडजस्ट हो जाएंगे, लाई करेंगे, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो एज इट इज़ कार्बन के ऊपर मौजूद रहेगा। मैं बस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो रेड वाले हैं, इसीलिए हमने उसे रेड से लिखा। ब्लू से हमने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को शो किया, उसके स्ट्रक्चर को, उसके नाम को, सारी चीज़ों को। उसके साथ हम नेक्स्ट देखते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होती है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन ऑर्बिटल्स की आपस में ओवरलैपिंग के नतीजे में बनती है। ये हम एक और पिक्चर देखेंगे जिसमें क्लियर हो जाएगा आपको। sp2 हाइब्रिडाइजेशन किन कंपाउंड्स में होती है? वो सारे कंपाउंड्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब ज़रूरी नहीं वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, वो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी हो सकता है। वो कार्बन, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हमने कार्बोनाइल्स के अंदर पढ़ा था, वहाँ पे भी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर हम इमाइन की बात करें, C डबल बॉन्ड N, जो कि हमने फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था, तो वहाँ पे भी हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन मींस अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है कहीं पे भी, या कोई भी और एलिमेंट डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ना तो sp3 है और ना ही sp है, बल्कि sp2 है। तो डबली बॉन्डेड कंपाउंड्स के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है। अब इथीन के अंदर जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो तो मैंने एक थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया, उसे हम बाद में देखते हैं। इथीन के अंदर एक्चुअली हमारे पास 2 कार्बन एटम होते हैं और दोनों जो हैं, जैसे यहाँ पे देखें, ये हमारे पास 2 कार्बन एटम हैं, ये हमारे पास 2 कार्बन एटम हैं और ये दोनों के दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। कैसे? यहाँ पे देखें, इस कार्बन के गिर्द 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं रेड कलर में। एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसका मतलब है कि इसने sp2 हाइब्रिडाइजेशन किया और sp2 में एक s और 2 p इंटरमिक्स हुए हैं, तो ऑब्वियसली टोटल 3 ही sp2 ऑर्बिटल्स बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के लिए। इसी तरह इस कार्बन ने भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसके पास भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। एक ये ऑर्बिटल है, एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। उसके बाद नेक्स्ट केस में हम ये देखते हैं कि वो pz ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था, उसकी अपनी डम बेल शेप बरकरार है, मींस उसके अंदर 2 लोब्स एज इट इज़ मौजूद है।
तो वो अपने इसी तरह से कार्बन के ऊपर मौजूद रहेगा। इस कार्बन का पीजी भी इसके ऊपर मौजूद है, इस कार्बन का पीजी भी इसके ऊपर मौजूद है। हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होता है, इसे हम अगर कार्बन नंबर 1 कह लेते हैं, तो ये कार्बन इस कार्बन का एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एडजेसेंट कार्बन के साथ वाले कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं। मींस इन दोनों ऑर्बिटल्स के हेड्स आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरा आप एंड टू एंड ओवरलैप भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल का ये एंड होता है तो ये एंड टू एंड ओवरलैप। यहाँ पे sp2 ओवरलैप हुआ। हमने ओवरलैप का नाम ज़रूर लिखना होता है पेपर के अंदर कि यहाँ पे ओवरलैप sp2 ओवरलैप है। और हमेशा जब हेड टू हेड या एंड टू एंड, हम इसे दोनों नाम दे सकते हैं, हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो हमारे पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा sp2 ओवरलैप के नतीजे में। उसके साथ हमारे पास ये देखें कि बाकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे। तो इस कार्बन के पहले हम देखते हैं 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स लेफ्ट रह गए हैं। इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s और एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। यहाँ पे ये जो 2 ब्लू नज़र आ रहे हैं ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, लेकिन कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या था, sp2 ऑर्बिटल। तो हम ये कहते हैं कि कार्बन का sp2 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, तो इस ओवरलैप को नाम देते हैं sp2s ओवरलैप, और जो बॉन्ड बनता है उसे नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह से जो कार्बन का तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसे हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं, वो एक और हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। इस ओवरलैप को कहते हैं sp2s ओवरलैप, और जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड है। अब हमारे पास pz ऑर्बिटल यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन हम पहले इस कार्बन की बॉन्डिंग देख लेते हैं। इस कार्बन का जो रिमेनिंग 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, मतलब 2 रह जाने वाले sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वो दोनों अलग अलग एक हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं। उसी तरह से आप ओवरलैपिंग को नाम देंगे sp2s ओवरलैप, बॉन्ड को नाम देंगे सिग्मा। ऊपर भी और नीचे भी यहाँ पे भी sp2s ओवरलैप हो रहा है, जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है बेटा, एक बात याद रखें, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एंड टू एंड या हेड टू हेड ओवरलैपिंग करता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। ऑर्बिटल्स की हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन पाई बॉन्ड फिर कैसे बनता है, पाई बॉन्ड हमेशा साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। ये दोनों ऑर्बिटल्स आप देख सकते हैं जैसे खड़े हुए हैं, ये दोनों खड़े हुए हैं, जैसे आप ये देखें कि 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो खड़े हुए हैं और हम उन्हें बिल्कुल साथ साथ खड़ा करते हैं, तो क्या होता है कि वो साइड वाइज एक दूसरे के साथ, जैसे आप 2 स्टूडेंट्स को इकट्ठा बिल्कुल खड़ा करें तो एक स्टूडेंट का जो बाजू होता है वो दूसरे स्टूडेंट के साथ हो, मीन्स आप साइड वाइज 2 चीज़ों को मिला रहे हैं साइड टू साइड। तो क्या होता है, हमारे पास ये जो p ऑर्बिटल्स हैं, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, इनके पास तो चांस ही नहीं होता हेड टू हेड ओवरलैपिंग का, क्योंकि ये आमने सामने आते ही साइड टू साइड हैं, ये सिर्फ साइड वाइज एक दूसरे के सामने आते हैं। तो जब ये साइड टू साइड ओवरलैप करेंगे, इस ओवरलैप को हम पार्शियल ओवरलैप भी कहते हैं, साइड वाइज ओवरलैप भी कहते हैं। और ये ओवरलैप हमेशा थोड़ा वीक किस्म का होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता जैसा एंड टू एंड या हेड टू हेड ओवरलैप होता है। तो बेटा जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के अंदर, तो वहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है। अब आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे लग रहा है कि ऊपर भी पाई बॉन्ड बन रहा है और नीचे पाई बॉन्ड बन रहा है। एक्चुअली हमें कंफर्म नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ऊपर ज़्यादा है या नीचे है, मीन्स इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले रीजन में पाया जा रहा है या नीचे। लेकिन यहाँ पे वैसे शो किया हुआ है कि ऊपर वाले रीजन में ये ग्रीन डॉट शो किया हुआ है कि शायद ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, लेकिन पाई बॉन्ड में हमारे पास 100% श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि लोब्स दोनों साइड पे हैं। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के अंदर लोब्स अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड पे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, मींस पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो सिग्मा बॉन्ड से ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो इसी के साथ अब आपको होप से समझ आ गई होगी कि हमेशा एंड टू एंड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, हेड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनता है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनता है।
तो ये था हमारे पास ईथीन का स्ट्रक्चर। पीछे हमने ईथेन का और मीथेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो वो लेक्चर अटेंड कर लें, इसी चैनल पे मौजूद है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ अबाउट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको जैसे ही न्यूली वीडियो अपलोड होती है आपको मिल जाएगा। ठीक, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो सके। विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो एज़ यूजुअल एक कोटेशन के साथ एंड करूँगी। Successful and unsuccessful people don't vary greatly in their abilities. They vary in their desires to reach their potentials. मीन्स कामयाब और नाकाम लोग जो हैं उनकी एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बल्कि उनके डिज़ायर्स में फ़र्क होता है कि वो कितना चाहते हैं कि वो अपने पोटेंशियल को यूज़ करें और अपनी पोटेंशियल तक पहुँचें, अपने पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करें कि उनके अंदर कितनी सलाहियत है, वो क्या कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर कितनी डिज़ायर है अपने आप को एक्सप्लोर करने की, तो वो उन्हें सक्सेसफुल बनाती है। जबकि अनसक्सेसफुल लोगों में वो डिज़ायर नहीं होती कि वो अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज़ करें या फिर अपने पोटेंशियल को इवन फाइंड आउट ही नहीं करते अनसक्सेसफुल पीपल। विश यू बेस्ट ऑफ लक, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।